हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय समाज। जैसे कि रीट के सिलेबस में जो पहली यूनिट है उसके अंदर सिंधु सभ्यता संस्कृति और आर्य सभ्यता व संस्कृति के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण, ये टॉपिक भी दे रखे हैं। आज इन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बता देता हूं कि यह रीट के सिलेबस से ही संबंधित है। वैसे तो सामान्य नॉलेज के टॉपिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारतीय समाज की विशेषता का पता होना चाहिए। परिवार है, विवाह है, लैंगिक संवेदनशीलता है, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण है, इनका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, समाजशास्त्र से जुड़े हुए टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी हमारे रीट के सिलेबस में दे रखा है तो हमें इनको भी पढ़ना चाहिए। क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन बना दे। वैसे तो पहले यूनिट के दो ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, और वह है सिंधु संस्कृति और आर्य संस्कृति व समाज, लेकिन इनके ऊपर भी हम आज चर्चा कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्या पता क्वेश्चन बनाए जाएं, इसलिए हमें इन टॉपिकों को भी तैयार करना है। वैसे हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय समाज की। भारतीय समाज टॉपिक, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारतीय समाज का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय समाज की विशेषता, जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, समझ गए होंगे ये रीट के सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो भारतीय इतिहास में ही माना जाता है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे भारतीय इतिहास का क्रम, जैसे कि मौर्य काल है, उत्तरोत्तर काल है, गुप्त काल है, मुगल काल है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भक्ति सूफी आंदोलन है। ऐसे टॉपिकों के ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंटिन्यू चलते हुए आज इन टॉपिकों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, ये टॉपिक वो थ्योरिकल हैं, इनका अभिप्राय अर्थ हमें पता होना चाहिए। इनके अंदर फैक्ट या तथ्य नहीं मिलेंगे, इनके अंदर तो हमें अभिप्राय, उनका अर्थ, थ्योरिकल बातें ही हमें तैयार करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सी बातें मौखिक भी बोलूँगा, क्योंकि जो पेज के अंदर थ्योरिकल बातें ज़्यादा नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि फैक्ट है, तथ्य है, वही लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें मैं मौखिक भी बोलूँगा, तो उसको भी दोस्तों ज़रूर नोट करना है, ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं समाज का अर्थ व परिभाषा। समाज व्यक्तियों से बनता है। दोस्तों, याद रखना, समाज वो व्यक्तियों से बनता है जिसका उद्भव, निर्माण परस्पर संबंधों की अनुभूति से होता है। परस्पर जो संबंध बनते हैं उनकी अनुभूति से होता है, जिसमें सामाजिक क्रियाएं होती है, सामाजिक क्रियाएं होती है। जैसे कि समाजशास्त्री हुए हैं मैकइवर व पेज ने कहा है कि सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है समाजशास्त्र में मैकइवर एवं पेज की। क्या कहा है? सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों का हमारा जो जाल होता है उसे ही समाज कहा जाता है। इन्होंने ही, मैकइवर एवं पेज ने कहा है कि जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। ये मानो, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, क्योंकि समाज की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जितने विद्वान हुए समाजशास्त्र में उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है, जहां पर मैंने एक ही परिभाषा लिखी है मैकइवर एवं पेज की। वैसे दोस्तों, याद रखना है, समाज के विभिन्न घटक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न घटकों के बीच समानता के साथ साथ विविधता एवं सहयोग के साथ संघर्ष भी
पाया जाता है। समाज सदैव परिवर्तनशील होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार ये मानो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समाज सदैव विकासशील होता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा बताई है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। उसी प्रकार भारत का भी एक समाज है, भारतीय समाज। समाजशास्त्री वैसे दो भागों में बांटते इस अवधारणा को, एक केवल समाज और एक समाज। तो याद रखना, भारतीय समाज, जो कि भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है, एक समाज है, समाज नहीं, एक समाज है, ध्यान रखना। अर्थात इसे एक समाज का उदाहरण मानते हैं समाजशास्त्री। जबकि समाज की विभिन्न विशेषताएं होती है, जैसे कि पारस्परिक जागरूकता है, समाज अमूर्त होता है, समाज में समानता होती है, समाज में असमानता और भिन्नता होती है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाया जाता है, समाज में पारस्परिक निर्भरता होती है, समाज निरंतर परिवर्तनशील होता है, समाज में आत्मनिर्भरता होती है, समाज भूभाग व स्थान पर होता है, समाज की जीवन अवधि भी होती है। कहने का लव अलग अलग विशेषताएं बताई गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता जो हमारा टॉपिक है, रिट के सिलेबस में दे भी रखा है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने 13 महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। इसमें से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि भारतीय समाज की कौन सी विशेषता है या भारतीय समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इन 13 पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। देखो, नंबर 1, सबसे पहले भारतीय समाज की विशेषता है प्राचीनता एवं स्थायित्व है। इसके अंदर प्राचीन भी है और स्थायी भी है, स्थायित्व भी है। नंबर 2, समन्वय पाया जाता है। भारतीय समाज में समन्वय भी पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय भी है भारतीय समाज के अंदर। नंबर 3, विविधता में एकता, विविधता में एकता भी पाई जाती है। और कहा भी जाता है ना कि भारत विविधता में एकता लिए हुए है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। इसमें नंबर 4, इसमें कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है। भारतीय समाज कर्म पर भी चलता है और पुनर्जन्म की मान्यता को भी मानता है। नंबर 5, इसमें संस्कारों की व्यवस्था है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, आर्यों के 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखना, इसमें संस्कारों की व्यवस्था है, 16 संस्कार भी है। उसके बाद में हम देख सकते हैं इसमें सहिष्णुता एवं आध्यात्मवाद है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि इसमें सहिष्णुता, सभी धर्मों को साथ लेकर के, सभी धर्मों का आदर करके, सभी को मान्यता दे करके, सभी के साथ समानता रख करके सहिष्णुता और आध्यात्मवाद भी है। इसमें धर्म की प्रधानता भी है, अपना अपना धर्म है और धर्म को प्रधानता भी है। भारतीय समाज के अंदर पुरुषार्थ की व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था है, आश्रम की व्यवस्था है, ऋण भी है, यज्ञ का भी महत्व है। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पुरुषार्थ 4 होते हैं, वर्ण 4 होते हैं, आश्रम 4 होते हैं, ऋण 3 होते हैं, यज्ञ 5 होते हैं, जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तर वैदिक काल में देखा था। नंबर 9, जाति व्यवस्था पर आधारित है। हमारा समाज, भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर भी आधारित है। एकल एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी भारतीय समाज के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में नंबर 11, सर्वांगीणता एवं अनुकूलशीलता। ध्यान रखना, यहाँ पर सभी का विकास, सभी का समान विकास होता है, सर्वांगीणता हर क्षेत्र में, जबकि अनुकूलशीलता समय के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। समाज सदैव विकासशील होता है, समाज हमेशा विकास की ओर बढ़ता है, विकासशील होता है और समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। ये थी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं
इन्हें जरूर नोट करना मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वह है परिवार। अगला टॉपिक है परिवार, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरिकल है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या पता क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कंपटीशन में। कोई टॉपिक हमें सिलेबस में से नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इजी हो, चाहे कठिन हो, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें देखो परिवार, परिवार का अर्थ है परिभाषा। परिवार एक संस्था एवं समूह दोनों है। समाजशास्त्री इसे दोनों मानते हैं। मैंने क्या कहा कि यह समाजशास्त्र के बड़े टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम केवल उनका अभिप्राय देख रहे हैं और भारतीय दृष्टिकोण में ये मानो उसका अध्ययन कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। अलग अलग विद्वानों ने परिवार की अलग अलग परिभाषा दी है तथा प्रकार भी अलग अलग बताई हैं। जितने विद्वान हुए समाजशास्त्र में, उन्होंने परिवार की उतनी, फैमिली जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा, अलग अलग प्रकार बताई हैं। जैसे कि मैकइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं तथा इसमें संतान का प्रजनन एवं पालन पोषण होता है, उसे कहा जाता है परिवार। उसे क्या कहा जाता है? परिवार, जिसमें पति, पत्नी और उसके सेवक या मानो एक प्रकार से उसमें काम करने वाले नौकर, उसे कहा जाता है परिवार, जिसमें समूह भी कह सकते हैं और संस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद में भारत में परिवार के दो प्रकार महत्वपूर्ण हैं। परिवार के दो ये मानो प्रकार भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 एकल परिवार और दूसरा होगा संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसके बच्चे, वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन बच्चे याद रखना अविवाहित, विवाहित नहीं, अविवाहित शामिल होंगे, वह कहलाता है एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, वह परिवार जिसमें पति, पत्नी, बच्चे सभी, चाहे वो अविवाहित हो चाहे वह विवाहित हो, बच्चों के चाचा चाची, ताऊ ताई या बुआ, दादा दादी का होना संयुक्त परिवार होता है, जो कि हमने देखा था वैदिक सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में संयुक्त परिवार की ही प्रथा थी भारत के अंदर उस समय। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाता है कि एकल परिवार न होकर के संयुक्त परिवार ज्यादा हो रही हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार विघटन के कारण निम्न है। संयुक्त परिवार क्यों बिखर रही हैं? इसके कई कारण नहीं है, चाहे वो हम कहेंगे आर्थिक कारण हो, शैक्षिक कारण हो, पारिवारिक झगड़े हो, महिला आंदोलन हो, चाहे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे अन्य कारणों में शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, संस्कृति का प्रभाव हो, महत्वाकांक्षा हो व्यक्तित्व की, या नवीन कानूनों का प्रभाव हो, इस कारण आज देखा जा रहा है कि संयुक्त परिवार बढ़ते जा रही हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार बढ़ने का या एकल परिवार बनने का मुख्य कारण है परिवारों की सदस्य संख्या अधिक होना। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से सुविधाएं कम मिलेगी तो वो अलग होने की बात ज़्यादा करेंगे, जैसे अपने राजस्थानी में कहते हैं न्यारा होना। परिवार के सदस्यों की आदतों में, सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन होने से भी यही होता है। आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तौर तरीके आदि हम देख रहे हैं निरंतर बदलाव होता जा रहा है। सदस्यों में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना भी ये मानो एक प्रकार से संयुक्त परिवार का टूटना है, एकल परिवार का बनना है। तो ये हमने देखा परिवार, जो कि दो प्रकार का, एकल परिवार जहाँ पर केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, और दूसरा संयुक्त परिवार जहाँ पर माता
पिता, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, ताऊ, ताई, बुआ, वो कहलाता है संयुक्त परिवार। उसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक जो कि विवाह, अगला टॉपिक है विवाह। ये भी समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विवाह टॉपिक पर भी। विवाह का अर्थ, विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा कह दो या समाजशास्त्रीय संस्था कह दो। विवाह, विवाह मैरिज, जो कि विवाह जिसे शादी भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? शादी भी कहा जाता है। यह दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन होता है। विवाह मिलन होता है। विवाह हमारी मनुस्मृति, जो हिंदू विधान के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, मनुस्मृति जो मनु द्वारा रचित मानी जाती है, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा की गई है। 8 प्रकारों की चर्चा की गई है जो हमने पीछे देखा था उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले ब्रह्म, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, देखा होगा दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा हम देखते हैं ना, तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित जो विवाह है वो यही है, ब्रह्म विवाह। दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष्य विवाह, चौथा प्रजापति। ये 4 तो महत्वपूर्ण मानी गई हैं या मानो कि उच्च मानी गई हैं, जबकि जो 4 है असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पेशाच विवाह, ये निम्न कोटि के माने गए हैं। और निकृष्टतम और एकदम निम्न कोटि का जो माना गया वो पेशाच विवाह माना गया है दोस्तों। तो ये 8 प्रकार भी हमें ध्यान में होना चाहिए। भारत में विवाह के प्रकार जैसे कि एकल विवाह और बहुविवाह। जैसे एकल विवाह वह होता है जिसमें एक पुरुष एक महिला से एक बार ही विवाह करता है, वह होता है एकल विवाह, जो हम देख रहे हैं वर्तमान में प्रचलित है। जबकि बहुविवाह प्राचीन समय में था, वह विवाह जहां पर एक से अधिक पति या पत्नी हो, कहने का मतलब एक से ज्यादा जिसके पत्नियां हो या एक से ज्यादा जिसके पति हो, वो कहलाता है बहुविवाह। लेकिन आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ये प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय होता था, राजा महाराजाओं के समय होता था। उसके बाद में देखते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, इसमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अनुलोम कौन सा होता है, प्रतिलोम कौन सा होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अनुलोम विवाह कौन सा होगा कि लड़का उच्च वर्ग का तथा लड़की निम्न वर्ग की होगी तो वह कहलाएगा अनुलोम विवाह। उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से जब विवाह करता है तो वो तो कहलाएगा अनुलोम विवाह। जबकि इसके विपरीत है प्रतिलोम। प्रतिलोम जिसमें किसी निम्न स्तर के पुरुष या लड़के का उच्च स्तर या वर्ण की लड़की के साथ विवाह होता है, वह प्रतिलोम कहलाता है। अनुलोम में तो लड़का उच्च वर्ग का और लड़की निम्न वर्ग की, जबकि प्रतिलोम में ध्यान देना कि लड़का निम्न वर्ग का और लड़की उच्च वर्ग की होती है, वह कहलाता है प्रतिलोम। इन दोनों को जरूर तैयार करना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगला टॉपिक है, हालांकि ये छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैं इनको एक साथ ही कवर करवा रहा हूं। वैसे ये समाजशास्त्र में बार बार कह रहा हूं बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन हम अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं दोस्तों। देखो, लैंगिक संवेदनशीलता अर्थ, लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना, उनके प्रति भेदभाव न करके उन्हें अपने विकास के समान अवसर और अधिकार देना है। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहा जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक या प्राकृतिक अंतर जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है, उसे हम कहेंगे लिंग भेद। जो हम देखते हैं स्त्री की बनावट अलग है, पुरुष की बनावट अलग है, तो ये क्या होगा? लिंग भेद होगा, जो कि हम कह सकते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर या प्राकृतिक बनावट के आधार पर। लिंग भेद स्त्रियों और पुरुषों के बीच में अधिकारों, अवसरों
और कर्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बनावट लैंगिक भेद है। लैंगिक भेद को लैंगिक असमानता या लैंगिक असंवेदनशीलता भी कहते हैं, लेकिन अतः इसे समाप्त करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता आवश्यक है। सीधी सी बात है दोस्तों कि पुरुष और स्त्री के बीच में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता, यहाँ पर हम बात करेंगे कि लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कई प्रयास भी किए गए हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता नहीं आ रही है आज समाज में, क्योंकि इसके कई कारण हैं। जैसे कि संवैधानिक प्रावधान जो कर रखे हैं संविधान में कि स्त्रियों को, महिलाओं को छूट होगी, विशेष अधिकार होंगे, जो कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और उत्पीड़न होता है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है, जो कि पुरुषों के लिए नहीं है। यह कानून 2005 में बना था और यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। बहुत बढ़िया कि उसने महिलाओं पर घरेलू हिंसा। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है 1992 में भारत के अंदर, वहीं राज्यों के अंदर भी है राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999। चुनाव में महिला आरक्षण, जैसे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, जो कि ग्रामीण स्तर पर 50% है और शहरी क्षेत्र पर 33% दिया हुआ है। जो कि महिला विकास संबंधी अन्य कानून भी बना रखे हैं, जैसे दहेज निषेध कानून 1961 में बनाया गया, बाल विवाह निषेध कानून 1929 में बनाया गया, 1986 और 2006 में इनमें संशोधन भी किया गया। सती प्रथा निषेध कानून बनाया था राजस्थान सरकार ने 1987 में। तो ये सभी हम देख सकते हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता को एक प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं। क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। इसे दूर करने की आवश्यकता है। अगर देश में लैंगिक संवेदनशीलता लानी है तो स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, ये जो लिंग भेद है उसे मिटाना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है ग्रामीण जीवन और शहरीकरण। दोस्तों देखा था कि ये छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे मैंने बताया दोस्तों समाजशास्त्र में इनका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इन्हें छोटे स्तर पर देख सकते हैं। ग्रामीण जीवन और शहरीकरण। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन वर्तमान समय में जनता, ये मानो लोग ग्रामीण जीवन से तंग आकर के और शहर के चकाचौंध में आ गई है, क्योंकि गांव का जीवन बढ़िया होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी, तो देखा जाता है कि आज वो शहर की तरफ ज़्यादा भाग रही हैं। आज देखा जाता है कि लोग अपने पैतृक गांव, जहां दादा परदादा पिता रहे हैं, उन गांवों को छोड़ करके भीड़ भाड़ वाले शहर में आना पसंद करती है, क्योंकि दोस्तों पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुख सुविधाएं हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह को छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गांवों का जो वातावरण वो बढ़िया होता है। शहरों में तो प्रदूषण है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन फिर भी आज देखा जा रहा है कि ग्रामीण जीवन छोड़ करके लोग शहरीकरण की ओर भाग रही हैं। गांव से शहर की ओर आना ही शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण कहलाता है। आज देखा जाता है कि गांव को छोड़ करके और लोग ज़्यादातर शहर की तरफ आना पसंद करते हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं। शहरीकरण कहलाता है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। गांव का जीवन है वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है, लेकिन शहरीकरण के निम्न कारण माने जाते हैं। जैसे इस पहला कारण है अध्ययन हेतु। पढ़ने के लिए जब बच्चा आता है तो उसके माता पिता भी सोचते हैं कि शहर में रहकर ही बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएं, तो अध्ययन हेतु भी देखा जाता है गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं। रोजगार की तलाश के लिए भी गांव के लोग शहर की तरफ ही आते हैं।
उसके अलावा हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए भी ये मानो गांव के लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण शहरीकरण बढ़ रहा है। उसके बाद में हम देख सकते हैं बाढ़ है, तूफान है, सुनामी है या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है गांव के ऊपर, तो उस समय गांव के लोग शहर की तरफ आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर में हमें रोजगार मिल जाएगा, सुख सुविधाएं मिल जाएगी। तो इस कारण भी शहरीकरण बढ़ रहा है। बेहतर व सुखमय जीवन की चाह में गांव के लोग सोचते हैं कि बेहतर और सुखमय जीवन मिलेगा शहरों के अंदर, तो चलते हैं शहरों की तरफ, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ मायने में देखा जाए तो अलग बात है, वैसे गांव का वातावरण, ग्रामीण जीवन अच्छा होता है, शहरीकरण है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन इससे नुकसान होता है, तो इसलिए हमें ग्रामीण जीवन ही अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और गांव का वातावरण भी बढ़िया होता है, दूषित नहीं होता, अच्छा वातावरण मिलता है। तो इसलिए आज हमें शहरीकरण का जो चकाचौंध हमारे दिमाग में है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये था ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। और दोस्तों, ये 4 टॉपिक आज हमने देखे। इसी के साथ कहूँगा सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो रीट की पहली यूनिट है उसके 4 टॉपिकों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अति महत्वपूर्ण भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, क्योंकि मैंने 5 टॉपिक एक ही जगह ये मानो समेटे हैं, कि जिसमें भारतीय समाज की विशेषता बताई है, परिवार के बारे में बताया मैंने, विवाह के बारे में, लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में भी मैंने बताया, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण मैंने पहले भी कहा है। दोस्तों, ये थ्योरिकल हैं, इसमें कोई फैक्ट या तथ्य नहीं है, तो इसलिए इन्हें जितना ज़्यादा पढ़ा और समझा जा सकता है आज समझ सकते हो। मैंने कुछ बताने की कोशिश की है जो आपको पसंद आएगी, जबकि ये टॉपिक बहुत बड़े हैं। यहाँ पर केवल मैंने शॉर्ट में ही इन 5 के बारे में बताया है। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।